बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि किसी केमिकल रिएक्शन की हम जब फिजिकल स्टेट जो होती है, फिजिकल कंडीशन जो होती हैं उसको जब चेंज करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो किस तरह से इफेक्ट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना। If a given reversible reaction has attained the state of dynamic equilibrium, अगर वो कह रहा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, इट विल रिमेन इन दिस स्टेट फॉर इनफाइनाइट टाइम, ये लामहदूद वक्त तक इसी कंडीशन में ही रहेगा, अनलेस इट इज समहाउ डिस्टर्ब, यहाँ तक कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब क्या है कि बगैर डिस्टर्ब किए जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो हमेशा के लिए रह सकती है। अ रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वेज। वो कह रहे हैं कि एक रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप इन 5 वेज में डिस्टर्ब कर सकते हो। किस तरीके से? फर्स्ट वन है कि एडिंग आर विदड्रॉइंग वन आर मोर रिएक्टिंग स्पीशीज। आप या तो उसमें उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से एक या फिर जो एक से ज़्यादा जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या करो, विदड्रॉ कर लो, तो वो भी क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन की जो स्टेट होगी उसको इफेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है, कहता है कि एडिंग आर विदड्रॉइंग द वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। अगर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं आप उनको ऐड कर दो उसके अंदर या फिर उसको निकाल लो, तो ये भी उसकी कंडीशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसको चेंज करो, तब भी उसका जो रेट है वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन पर जो कैटलिस्ट होता है उसकी मौजूदगी का असर। Changing the pressure of the reaction if it involves the reactants or the products in the gaseous state। जब आप उसका प्रेशर चेंज करोगे, शर्त क्या है कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, क्योंकि सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर अगर होंगे तो उसके ऊपर प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, तो गैस के ऊपर जो होता है ना प्रेशर का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो उस केस में जब आप गैसियस स्टेट में जब आपके पास रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स होंगे तब आप उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट होगा। नीचे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है जिसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। कहता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स विल बी कांस्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट पर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इन सारे पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स केमिकल्स जो हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी। एट दिस स्टेज इफ वी ऐड मोर N2 गैस इन द मिक्सचर, अगर हम क्या करते हैं N2 गैस ज़्यादा ऐड कर लेते हैं तब क्या होगा, इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी एंड द रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप इसको ना तराजू के साथ इसको जो है ना कंपेयर कर सकते हो। ऐसे समझो कि ये एक बैलेंस है तराजू वाला और ये उसका जो रिएक्टेंट वाली साइड है ये एक पलड़ा है और ये वाला दूसरा पलड़ा है। आप क्या कर रहे हो, इसमें अब नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हो। अब जैसे ही आप नाइट्रोजन का वेट इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाला पलड़ा तो भारी हो जाएगा, यानी कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, अब बैलेंस नहीं रहेगा। होगा क्या, बैलेंस को इसके जो इक्विलिब्रियम की यही वो होती है, कोशिश होती है कि ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन ही रखे, इस कंडीशन को, यही उसको चेंज ना करे। तो ये क्या करेगा, इसका जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बढ़ा देगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर ये NH3 यानी कि एमोनिया जो है ना उसकी तादाद बढ़ा देंगे, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये वाला पलड़ा भी भारी हो जाएगा, यानी कि दोनों फिर इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। यानी कि पहले तो डिस्टर्बेंस होगी, फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन को चलाएगा ताकि ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए और इस
जो इसके ऊपर एक डिस्टरबेंस क्रिएट की गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मोर एमोनिया। वो यही बात कर रहा है कि इस इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए, दोबारा हासिल करने के लिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो आपने ज़्यादा ऐड किया उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और एमोनिया पैदा कर देगा। दिस चेंज विल गो ऑन, ये तब तक होता रहेगा अनटिल अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यहाँ तक के नई इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी, एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विल अगेन बिकम कांस्टेंट, जिस पर दोबारा जो है ना इन स्पीशीज की यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट में और इक्वल में फ़र्क होता है, मतलब इसका ये नहीं होगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो उतनी ही होगी जितनी पहले थी, बल्कि कांस्टेंट हो जाएगी। जितना रिएक्टेंट्स होंगे वो उतना ही प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब क्या है कि अगर आप कहो कि पहले जो है ना रिएक्टेंट्स हमारे पास ये 4 ग्राम्स थे टोटल, और ये जो है ये हमारे पास 6 ये भी 4 ग्राम ही थे या फिर 6 ग्राम थे, इनकी कंसंट्रेशन पहले कांस्टेंट थी। अब आपने क्या किया, इसकी N2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1 ग्राम मोर नाइट्रोजन आपने ऐड कर दी। तब क्या होगा, ये हो गया 5 ग्राम्स और ये मिसाल के तौर पर 7 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इनकी कंसंट्रेशन जो है अब नई होगी, पिछली नहीं होगी, लेकिन ये इनकी जो कंडीशन है, जो इनकी स्टेट है इक्विलिब्रियम की, वो वही रहेगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंसंट्रेशन चेंज तो हो जाती है लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो उसको मेंटेन रखता है। These new concentration will however be different from the concentration of the earlier equilibrium state. पहले जो equilibrium state थी उससे इनकी concentration different होगी। Now let us disturb the equilibrium again by withdrawing some of the ammonia gas formed. अब वो कह रहा है कि आपने अमोनिया गैस जो है ना उसको निकाल लिया। अब दोबारा से आप इसको उस बैलेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो कि आपने क्या किया, इस साइड से जो ये वाला पलड़ा था उसमें से आपने क्या किया, अमोनिया को निकाल लिया। अब जैसे ही आप निकालोगे ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, यानी कि हल्की हो जाएगी, ये ऊपर को उठ जाएगी, ये वाली नीचे को आ जाएगी। अब जो साइड भारी होती है ना वो उस डायरेक्शन के अंदर उसकी उलट डायरेक्शन के अंदर जो होता है ना रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है। अब पहले भी यही भारी हुई थी, अब इसको निकालने की वजह से ये फिर भी यही भारी हुई थी, तो अब क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड में दोबारा मूव करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया पैदा करे और इसकी जो कंडीशन है, जो बैलेंस है, दोबारा से हासिल कर सके। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, तो इस वजह से जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट, अब इसको दोबारा हासिल करने के लिए मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब दोबारा क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया पैदा कर सके, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन हो जाए। व्हेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन, जब दोबारा ये वाली इक्विलिब्रियम की स्टेट है ये दोबारा अचीव हो जाएगी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज शैल अगेन बिकम कांस्टेंट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिर से कांस्टेंट हो जाएगी, ना कि इक्वल। तो मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी पिछले इक्विलिब्रियम से तो डिफरेंट होगी, लेकिन वो अपनी जगह पे कांस्टेंट ही होगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, जब आप उसको हीट करते हो या उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर देते हो, तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो होता है ना रिएक्शन के एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होने पर डिपेंड करता है। एक्सोथर्मिक जो होता है ना वो हीट को रिलीज करता है बाहर की तरफ, तब आप अगर उसका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दो तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करता है, यानी कि जिस तरफ जो है ना उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है उसकी तरफ। मजीद देखते हैं, कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो एमोनिया है वो क्या है, उसका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब वो जो रिवर्स होगा वो तो एंडोथर्मिक होगा, एंड हेंस दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंडोथर्मिक होगा रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। अब आप देखो कि आप जब इसको हीट करोगे मिसाल के तौर पर, तो हीट की किसको जरूरत होती है, एक्सो को जरूरत होती है कि एंडो को जरूरत होती है। ऑब्वियसली एंडो को जरूरत होती है, एंडोथर्मिक जो होते हैं ना उनमें हमें हीट देनी पड़ती है।
तो जब आप हीट को इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर में आ जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन, उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। अब आप क्या करते हो, उसका जो टेम्परेचर है डिक्रीज करना शुरू कर देते हो। मिसाल के तौर पर उसको जो है ना, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करते हो, या फिर जो रेफ्रिजरेटर में या फिर इस तरीके से उसका टेम्परेचर किसी न किसी तरीके से आप डिक्रीज कर रहे हो। तब क्या होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मतलब उस रिएक्शन को फेवर मिलेगी जो कि एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हीट को बाहर निकाल रहा है। तो जब आप उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन फेवर होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर हो जाएगा जब आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, वो कह रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर है एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आप, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड अगेन। इक्विलिब्रियम की स्टेट दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगी। द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है यानी कि एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव है। This means that the total energy of the system containing N2 and H2 is higher than that of ammonia। अब मैं आपको अगर कहूँ कि इसका जो ग्राफ होता है वो बनाओ, तो इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि क्योंकि रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की हीट थी, एनर्जी थी, वो कम है प्रोडक्ट्स की निस्बत। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो ज़्यादा होने की वजह से और इसकी कम होने की वजह से यहाँ पर जो है ना हीट इवॉल्व हुई है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यही वो कॉन्सेप्ट है कि उनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। अब वो कहता है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो उसको फेवर मिलेगी, उसको हीट मिलेगी, तो वो जल्दी से जो है ना खुशी खुशी चलना शुरू हो जाएगा। तो वो कौन सा रिएक्शन है जो कि एंडो है, तो वो इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी वजह से जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स के रिएक्टेंट साइड की तरफ। अब कहता है कि डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो कम टेम्परेचर की किसको जरूरत है, वो है फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बस आपको इसका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जब जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको ये रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप आसानी के साथ जो है ना इसको याद कर सकते हो। आपसे किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बस यही कंसेप्ट देखना होता है कि इसमें ये रिएक्शन कौन सा एक्सोथर्मिक है और उसका जो उलट होगा वो तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक ही हो जाएगा। फिर उसके हवाले से आप जो है ना एंडो के लिहाज से कि जब हीट देंगे तो एंडो को फेवर मिलेगी, जब हीट निकालेंगे तो एक्सो को फेवर मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको रिलेट करके उसका जो इफेक्ट है वो आप आसानी से बता पाओगे। नेक्स्ट है, कहता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जब आप प्रेशर को चेंज करते हो तब उसके ऊपर क्या असर होता है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिए वो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका गैसियस स्टेट के अंदर होना कंपल्सरी है। कहता है कि चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसियस रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है, अगर आपको कोई रिएक्शन दे और आपसे पूछे कि इसके ऊपर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले जो देखना है आपने इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको देखना है, यानी कि गैसेस होना लाजमी है, या तो रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट्स का या फिर दोनों का भी सही होता है। अब उसके बाद आपने देखना है कि इनकी जो मोल्स की तादाद है वो बराबर है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मतलब टोटल कितना होता है 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, और प्रोडक्ट्स हमारे पास कितना बन रहा है 2 मोल्स बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमारे पास मोल्स का डिफरेंस है, तो ये होना भी लाजमी है। अगर दोनों तरफ जो मोल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बराबर आ रही है तब भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप
अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इसमें जो 4 मोल्स रिएक्टेंट थे वो मिलके 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही हैं। तो मतलब कि 4 मोल्स को ज़्यादा जगह चाहिए होगी ना, ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ है तो उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो। और यहाँ पे जो 2 मोल्स है इनको कम स्पेस चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम यहाँ से इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन में आते हुए जो है ना वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इसको ज़रा गौर से समझना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे अगर हमारे पास वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मतलब प्रेशर कम, अगर आप इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर मतलब ज़्यादा करते हो, तो ज़्यादा प्रेशर किस तरफ है? ऑब्वियसली जहाँ पे वॉल्यूम कम है तो मतलब इस तरफ प्रेशर ज़्यादा है। तो जो चीज़ जिस जहाँ पे जो होती है ना मतलब नॉर्मल स्टेट के अंदर होती है, मतलब ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको जो है ना ज़्यादा प्रेशर चाहिए। अगर आप बात करो कि प्रेशर कम कर रहे हो आप कहीं पे, तो प्रेशर कम कहाँ पे होगा? जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो मतलब जब आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ही हमें यही बता रही है कि जहाँ पे जो है ना प्रेशर कम होगा तो उसी तरफ जो है ना रिएक्शन जाएगा, और जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, फेवर होगी उसकी, तो वो भी उसी तरफ जो है ना रिएक्शन मूव करेगा। कहते हैं कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया गैस मीट्स सच अ कंडीशन, ये इसी कंडीशन को मीट करती है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आ रहा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, द स्टेट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिएक्शन मिक्सर। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रेशर का केस होगा, प्रेशर का चेंज जो होगा वो इसके रेट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। वो किस तरह से? कहता है कि इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैस आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस। 4 मोल के जो गैसेस हैं वो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पर है तो मतलब प्रेशर एंड द प्रेशर इज इंक्रीज, और प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। टू रिस्टोर दिस, अब इसको रिस्टोर करने के लिए, यानी कि इस को जो डिस्टर्बेंस आई है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड, ये उस साइड की तरफ मूव करेगा, इन विच द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, जहाँ पे मोल्स की तादाद कम होगी। यानी कि मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इधर प्रेशर वो कह रहा है जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो इस डायरेक्शन को ये क्या करेगा, फेवर करेगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को। द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया गैस इज दस फेवर्ड एट द हाई प्रेशर, इसीलिए जो हाई प्रेशर पर एमोनिया की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूँ तो किस तरफ जो है ना रिएक्शन मूव करेगा, तो ये इसका आंसर बनेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि मैं जब वॉल्यूम को इंक्रीज करूँगी तब किस तरफ रिएक्शन मूव करेगा, तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट। एट द स्टेज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर द रेट्स ऑफ द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। अब वो कह रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर दोनों के रेट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अ कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि ये उनको रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको नया पाथ देता है कि वो रिएक्ट करके उनकी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, उनको एक नया पाथ देता है जिससे वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। अब जब उसको रास्ता पता चल गया है तो वो बैकवर्ड भी उसी रास्ते से ही आएगा ना, तो मतलब उसका जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन है उनके रेट्स में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, यानी कि दोनों रेट्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट, जब अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए टाइम कम लगेगा।
एग्जाम्पल दे रहा है एक्सरसाइजेबल के, कहता है कि लेट अस कंसीडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर वो कह रहा है कि एक और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको देखते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके मुताबिक वो कह रहा है कि पोटाशियम पेंटाक्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है पोटाशियम ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस के अंदर। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट इज गिवन 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 1 मोल ही है और इधर भी इसका 1 मोल है और इसका भी, मतलब टोटल कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए। क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इस तरफ जाते हुए आपको जो है ना, जब आप हीट जो है उसको इंक्रीज करोगे तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि जब आप हीट ज्यादा करोगे तो वो बैकवर्ड मूव करेगा, जब आप हीट को कम करोगे तो वो एक्सो की तरफ यानी कि फॉरवर्ड में मूव करेगा। कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है इनको आंसर करो। क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। अब इसको अगर कंप्रेस किया जाए तो आपको वही बात मैंने जो पहले आपको की कि आपने देखना है मेन वॉल्यूम को। अगर तो उन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है तो प्रेशर का असर पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज क्रिएटिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसका जो वॉल्यूम का डिफरेंस है तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है। मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। मैं इसको ना इंक्रीजिंग एरो से शो कर देती हूँ, सही से नहीं बना। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम है, डाउनवर्ड एरो यानी कि कम को शो कर रहा है। और प्रेशर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो इस साइड पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास वॉल्यूम कम है तो मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। आपने इसी को देखते हुए ना ये चीज, चाहे आप लेड पेंसिल से भी ड्रा करना चाहो या रफ पे भी करना चाहो तो ये कर लेना है ताकि आपको आसानी हो। वो कह रहा है कि जब इसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो कब किस तरफ मूव करेगा। अब आप प्रेशर को कर रहे हो इंक्रीज, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है ना आप इसको फॉलो कर रहे हो, जो कि खत्म हो गया, मतलब इसको जो है ना आप फेवर कर रहे हो। तो जिस तरफ फेवर होगी आप लोगों की तो रिएक्शन भी उसी तरफ मूव करेगा, यानी कि रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड आएगा जहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो इसको क्या करना है, इसका आंसर होगा बैकवर्ड। मैं इसके लिए बी लिख देती हूँ, आपने क्या लिखना है, बैकवर्ड। लिखना ऐसे है कि द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड Cl2 गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब मैंने कहा था कि जब रिएक्टेंट्स के विथड्रॉल या फिर एडिशन की बात हो रही हो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के, तो आपने इसको तराजू से कंसीडर कर लेना है। इक्विलिब्रियम पर तो होगा दोनों बराबर, यानी कि ये एक पलड़ा हो गया, ये दूसरा पलड़ा हो गया। आपने क्या किया, Cl2 को ऐड कर दिया, मतलब इस तरफ जो है ना आपने बढ़ा दिया, प्रोडक्ट्स की जो साइड है उस पर आपने उस पलड़े में और Cl2 डाल दी। अब ये वाला पलड़ा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अब इसका काम क्या है, इसने तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, तो क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में मूव कराएगा ताकि इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़े और दोनों पलड़े आपस में बराबर हो जाएं। तो क्या होगा, रिएक्शन ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। नेक्स्ट है, कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। ऊपर उसने यही कहा था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो वो कह रहा है कि जब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना, और उस केस में किसको जरूरत होती है, जो एंडोथर्मिक हमारे पास होते हैं उन्हीं को हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो फेवर होगा इसकी तरफ, तो मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये थी इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया इन हैबर प्रोसेस, ये भी पूछा जाता है अक्सर औकात कि एमोनिया की कंस्ट्रक्शन किस प्रोसेस से होती है, तो वो है हैबर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इज वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी वो कह रहा है कि बेहतरीन मिसाल है। इसकी जब प्रोडक्शन की जा रही होती है तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखा जाता है और इसकी जो एमोनिया की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए इसी की बेस पर जो है ना प्रेशर, टेम्परेचर और एडिशन या फिर विथड्रॉल ऑफ एमोनिया को यूज किया जाता है। एमोनिया गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर यूरिया, एमोनिया से जो होता है ना एक फर्टिलाइजर बनता है जिसका नाम है यूरिया। द एबिलिटी ऑफ एमोनिया गैस टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इजीली इज यूज्ड टू ड्राइव द रिएक्शन टू कंप्लीशन, वगैरह कि एमोनिया जो है वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस मकसद को जो है ना इसकी क्वालिटी को जल्द यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए। In this way, practically 100% conversion of N2 and H2 to NH3 is achieved. इस तरीके से जो है ना इसकी जो N2 और H2 को ज़्यादा से ज़्यादा NH3 में कन्वर्ट करने के काबिल हो पाते हैं। क्या करते हैं कि इसको जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज करके इसको क्या कर लेते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं। और जो टेम्परेचर ये है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने पहले भी देखा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से तो एक ये फॉरवर्ड में पहले मूव करेगा और दूसरा ये होगा कि ये आसानी से जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड में जैसे कन्वर्ट होगी तो इसको निकाल लिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि विथड्रॉल ऑफ एमोनिया वाला केस आ जाएगा, फिर दोबारा ये क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज दी गई है, कहता है कि द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज अ थिनर इन पेंट इंडस्ट्री। इसको पेंट इंडस्ट्री में थिनर के तौर पर यूज़ किया जाता है, किसको, इथाइल एसीटेट को। तो वो बनता कैसे है, जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन इसका करवाया जाता है तो हमारे पास इथाइल एसीटेट प्लस वाटर अचीव होता है। तो H2SO4 जो है हमारे पास ये एक जो है ना एक ऐसा क्या कहेंगे इसको, ऐसा एक कैटलिस्ट है जो कि वाटर को भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका आंसर बताती हूँ। कहता है कि वन वे टू गेट द बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। एक तरीका तो ये है कि मिक्सचर में से आप वाटर को निकाल लो एज सून एज इट इज फॉर्म, जैसे ही ये बन रहा हो। सजेस्ट अ सूटेबल मेथड टू विदड्रॉ द वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। वो कह रहा है कि पानी को अगर हम निकाल लें तो क्या होगा, ये वाला पलड़ा जो है हल्का हो जाएगा, फिर ये जल्दी से जो है ना फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो वो कह रहा है कि कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे हम जो है ना वाटर को निकाल सकें आसानी के साथ और रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। अब ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम इसको हीट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट किया तो ये जो है ना रिएक्शन हमारे पास जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो कह रहा है कि जब इसको हीट नहीं कर सकते तो इसके अलावा कौन सा वो, तो जब हम इसकी जगह डाइल्यूट H2SO4 की जगह कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर उसको यूज़ किया जाए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस केस में भी यही होगा कि ये कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करेगा और साथ साथ जो H2O की कंसनट्रेशन पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसकी कंसनट्रेशन भी साथ डिक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे डिक्रीज होगी ये फिर जो हमारे पास रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इस तरीके से हमारे पास मैक्सिमम इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फैक्टर्स को स्टडी किया। अगर आपको फिर भी इसमें कोई पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश किया करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिस तरीके से भी आपको समझ आती है, चाहे आप उसको अपने ही दिमाग में उसकी डिफरेंट स्टोरीज बनाओ, जिस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए आप उसको उस तरीके से रिलेट कर सकते हो।
नेक्स्ट आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उससे रिलेट करके उसको जो है ना सॉल्व कर सकोगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इसको निकाला था तो ये फॉरवर्ड में गया था, इसको निकाला था तो बैकवर्ड में गया था, बल्कि आपने उस रिएक्शन को माइंड में रखना है और इसके हवाले से उन टॉपिक्स को रिलेट करना है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।